बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी अर्से बाद ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं और थोड़ा सा ब्रेक था, थोड़ा सा बिज़ी था। तो आज एक सक्सेस स्टोरी मैं डिस्कस करना चाहूँगा अब्दुल सत्तार मेमन साहब की, जो आज मेरे साथ प्रोग्राम में हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम इनसे काफ़ी सारी गुफ्तगू करेंगे। हम इनकी कैरियर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, हम बलूचिस्तान के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और हम आने वाले वक्त में PCGA को ये कहाँ पे देखते हैं और आजकल PCGA क्या कर रहा है उसके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तारुफ ये है कि ये इस कैरियर में 1982 में इन्होंने एक कैरियर स्टार्ट किया था। ठीक कह रहा हूँ सर मैं? जी। उसके बाद 1984 में ये मीरपुर ख़ास में एज़ कॉटन डिलीवरी क्लर्क चले गए। वहाँ से इन्होंने अपना काम शुरू किया और कॉटन ब्रोकरेज इन्होंने 1987 में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इन्होंने 1999 के अंदर अपनी जिनिंग स्टार्ट की रहीम यार ख़ान से पार्टनरशिप में, और 2002 में इन्होंने हुसैन कॉटन फैक्ट्री सादकाबाद इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप लगाया। और आज माशाल्लाह ये इस वक्त 6 फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं पूरे सिंध और पंजाब के अंदर, और 11 सेट ऑपरेटिव हैं इनके इस वक्त। लास्ट ईयर जैसा कि सब जिनिंग फैक्ट्री इफेक्ट हुई, कॉटन कम आई, फुटी कम आई, फिर भी माशाल्लाह इन्होंने 1,23,000 से ज़्यादा बेल्स इन्होंने निकाली। और मैक्सिमम बेल्स जो इन्होंने अपने 16, 17, 18 साल में इन्होंने काम किया वो तकरीबन 2,50,000 बेल के करीब इन्होंने काम किया। अब एक छोटा सा लोग ये कहते हैं कि जी मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो इस दफ़ा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो ज़्यादा मैं अस्तार भाई से कहूँगा कि वो बोलें। तो अस्तार भाई, वेलकम टू द शो। मेहरबानी, आपने टाइम दिया और काफ़ी दिनों के बाद से हम कोशिश कर रहे थे। आप बलूचिस्तान गालिबन गए हुए थे जी। तो अस्तार भाई थोड़ा सा अपने बारे में 2-4 मिनट के अंदर, छोटा सा तो मैंने बता दिया, अब आप कोई इस सिलसिले में बता सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से जो है ना, मैं जैसा 1982 में काम शुरू किया कॉटन का, और इसके बाद जो है 1984 में बिल्कुल स्पीड से शुरू हो गया, और पहला ही साल मैंने 90,000 बेल्स उठाई और डिलीवर कराई मिलों को। डिलीवरी क्लर्क से सीधा सिलेक्टर, और सिलेक्टर के बाद 1987 में बिल्कुल पक्का मैं ब्रोकर हो गया। और बोमेन जी मुल्तान में मैंने जाके पार्टनरशिप कर ली। बोमेन जी वही तो नहीं जो कैंट बिल्डिंग की बिल्डिंग की है, बड़ी खूबसूरत सी एक बिल्डिंग है, पारसी। हाँ। होशंग साहब और बोमेन जी साहब, इनके साथ मैंने जाके पार्टनरशिप की। ये CEC के प्रोक्योरमेंट एजेंट भी थे और हम ब्रोकरी में इकट्ठे रहे, और उनके साथ मिलके मैंने बड़ा काम किया। इसके बाद जो है मैंने फिर अपनी कॉटन एक्सचेंज में सेटअप किया, और फिर मैं डिलीवरी भी खुद उठाता था, सौदे भी खुद करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जो है मुझे पसंद, खुशी से माल बेचते हैं। लोग अच्छी मिलों को नहीं देते, मुझे माल देते हैं क्वालिटी कॉटन के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 10 लाख बेल का काम करता हूँ। कॉटन कम होने की वजह से 6.5 लाख बेल पे मैं आ गया हूँ, और बाकी मैंने इंपोर्ट किया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सत्तार भाई, बलूचिस्तान हम शुरू करते हैं। बलूचिस्तान में जो आपने काम किया, और बलूचिस्तान जो आज हम देख रहे हैं, बल्कि मैं जब बात कर रहा था PCC के बड़े इम्पोर्टेंट लोगों से, वो ये कह रहे थे कि अगर बलूचिस्तान में मेहनत की जाए तो आने वाले 3, 4 या 5 सालों में ये सिंध के बराबर, यानी 40 लाख के बराबर हम यहाँ से फसल ले सकते हैं। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है। और बलूचिस्तान जिस स्पीड से जा रहा है आगे, जो मैं अब के बलूचिस्तान कुछ 4 दिन अभी रह के आया हूँ, 3-4 दिन पहले, तो यह आलम है कि लोग अपने सोलर पे ट्यूबवेल लगा रहे हैं, और उनको इतनी खुशी है कि वो एक फेस्टिवल बना रहे हैं, और जो ज़मीनें बंजर पड़ी हैं उसमें जो है ना वो उगाने के लिए तैयार हैं कॉटन को। और कॉटन बड़े अच्छे तरीके से, जैसे मैं एक दौर में देखता था कि सिंध में कॉटन उगाने के साथ फेस्टिवल होता था, इसी तरह बलूचिस्तान में यही आलम है। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध तो क्या, पंजाब को भी पीछे छोड़ जाएगा बलूचिस्तान, जो आलम में देख रहा हूँ इस वक्त। यानी वहाँ पे आप ये समझते हैं कि, अच्छा ये बताएं, ये जो ज़मीनें बलूचिस्तान में है, क्या ये सरकारी ज़मीनें हैं, सरदारों की ज़मीनें हैं, या आम आदमियों की ज़मीन? सर, ये सरदार भी हैं इसमें, और आम लोग हैं, छोटे छोटे, किसी की 10 एकड़ है, किसी की 5 एकड़ है। सरदार भी हैं, और सरदारों के नीचे दबे हुए लोग हैं। तो आप समझे कि ये ज़मीनें तो लोगों की है, लेकिन सरदार ही मालिक होते हैं वहाँ तो, क्योंकि लोग डरपोक होते हैं, बेचारे अपना काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की अपनी ज़मीनें भी बहुत हैं जो फारिग पड़ी हैं।
वहाँ पर, और पहाड़ी इलाके सिलसिले हैं, इनके साथ साथ जो सीधी ज़मीनें हैं वहाँ लोग ट्यूबवेल करके और वहाँ जो है ना ये काम शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ अगले 3-4 सालों में जो कॉटन वहाँ से आएगी वही सारे पाकिस्तान को संभालेगी। और इंशाअल्लाह दाल बदीन और दूसरे जो इलाके हैं वो नए नए अब तो शुरू हो रहे हैं। बोलान में 10,000 एकड़ पे ऑर्गेनिक की कॉटन कनेक्ट के साथ MOU साइन हुआ है हमारा आर्टिस्टिक फैब्रिक का, तो वो भी इंशाल्लाह बिजाई शुरू है। मैंने सतार भाई एक प्रोग्राम किया था, बल्कि 2 प्रोग्राम किए बलूचिस्तान में। एक तो मैंने सारा आपकी अचीवमेंट्स पे किया था। इसमें एक सवाल जो है कि अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया, क्या इतना बड़ा जो एक्टिविटी हो रही है उसका क्या नीचे तक जो एक आम आदमी, एक आम फैमिली जो बहुत गरीब है, सरदारों के हालात तो बहुत ख़राब है और सरदार तो बहुत जालिम है बलूचिस्तान के, करप्ट भी हैं, तो क्या वहाँ तक इसके समरात पहुँच रहे? सर ऐसा नहीं है, अब लोग होशियार भी हो गए हैं और सरदार तो खैर तंग करते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के जो अभी भी ख़राब हालात हैं और वहाँ काम नहीं किया जा सकता। तो कुछ इलाके जो बहुत अच्छे हैं वहाँ लोग भी अच्छे से, कोलू है, बारखान है, रकनी है, सिब्बी है, बोलान है, नाल है, खुशदार है, ये सब इलाके बेहतर हैं। खोसकी है, समझे, दाल बदीन है, यहाँ इतनी तकलीफ़ नहीं है और यहाँ पे खामोशी से काम होता हो रही है। जी कॉटन कास्ट हो रही है और WWF कॉटन कनेक्ट और सारे NGO जो है वो भी मुतारिक हैं उधर और लोग काम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल मैं समझता हूँ 1.5 लाख एकड़ रकबा बड़ा है पिछले सालों से, और 1.5 लाख एकड़ आप समझो बिजाई ज़्यादा होनी है बलूचिस्तान में। ये आप आने वाले साल की बात कर रहे हैं या इस साल की? ये बात जो कर रहे हैं? साल चल रहा है इसमें जो बिजाई हो रही है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये अंदाज़न कितने एकड़ पे हो रही है? अंदाज़न बलूचिस्तान का फैक्शन फिगर महकमा ज़राअत वालों के पास मुकम्मल है ही नहीं। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से 14-14.5 लाख एकड़ है जो बलूचिस्तान में बिजाई की तरफ है। गामजन में 10-10.5 लाख एकड़ पे तो कॉटन होती है। अच्छा। 1 लाख और बढ़ के 11-11.5 लाख पे चली गई है। ये जो भी आप लास्ट कह रहे थे कि 87,000 एकड़ के ऊपर, जी 87,000 एकड़ पे आर्टिस्टिक मिलिनर ने 10,000 एकड़ किया है। AGI 10,000 एकड़ ले रही है। आर्टिस्टिक फैब्रिक 10,000 है। 10,000 सूरती वाले हैं। 20,000 आपके सफ़ायर वालों की बात हुई है। इसके अलावा 10,000 इंटरलूप की बात चल रही है। तो इस तरह 87,000 ये 87,000 एकड़ हैं जो हमारे कॉर्पोरेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेट सेक्टर से जा रहे हैं। वैसे ओवरऑल 10.5-11 लाख एकड़ वहाँ पे काश्त। इसमें 27,000 एकड़ तो वो है जो लोडिस फाउंडेशन, C&A फाउंडेशन पुराना नाम है, वो कर रही है WWF के साथ मिलकर, और वहाँ फलाह और बहबूद का भी काम कर रही है वो NGO, और ये फंडिंग C&A वाले कर रहे हैं। इसकी 27,000 एकड़ वो है। अगर ये मिलाते हैं तो 1 लाख एकड़ से ऊपर चला जाता है जो लोग पर्सनल अपने तौर पे कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा वहाँ के लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान अच्छी कॉटन पैदा करेगा इस साल। ये ऑर्गेनिक है या इसमें बीटी का? इसमें बीटी नहीं है, ऑर्गेनिक है या रेगुलर कॉटन है। बीटी सिबी वगैरह में बीटी लगती है और वहाँ दवाई के और केमिकल के असरात पहुँच चुके हैं, तो वहाँ तो ऑर्गेनिक नहीं हो रही है। तो बाकी कॉटन हर तरफ ही आप जाए ना तो आप पेज बने हुए हैं, कोई 10 एकड़ पे बिजाई कर रहा है, कोई 5 पे, कोई 2 पे, हर आदमी अपने तौर पे लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पुट्टी को रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। हल्की पुट्टी के साथ लोग मिक्स करके बनाते हैं और प्योरिटी बलूचिस्तान की सारी डेरा गाजी खान पहुँच गई है और डेरा गाजी खान गढ़ हो गया है बलूची कॉटन का। लेकिन इसमें एक शिकायत जो आ रही थी वो ये शिकायत है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हारूनाबाद की जो फुटी है वो सिंध में आ जाती है, सिंध की फुटी पंजाब चली जाती है, तो उसी तरीके से बीमारियां भी ट्रैवल कर रही हैं। हमने ये सुना था कि पंजाब की और सिंध की फुटी जो है वो बलूचिस्तान जा रही है और वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां शिफ्ट हो रही हैं। वो ऐसा है कि बलूचिस्तान जो है आपके लसबेला वाली जो पट्टी है वहाँ सिंध से फुटी गई है। सिंध से वो नज़दीक पड़ता है और सिंध का हल्का कचरा वहाँ जाके मिक्स होके बना है, जब भी उन लोगों को रेट नहीं मिलता, उनके बिनोले को रेट नहीं मिलता। बाकी रखनी में जो फैक्ट्री लगी है बिल्कुल प्योर है। आप डेरा गाजी खान में जो है वो तकरीबन 90% प्योरिटी पे है। बाकी जो है ना अंदर बलूचिस्तान नाल खुशदार वहाँ प्योरिटी है, आपके लसबेले तक जो है ना प्योरिटी कोई नहीं है, सिंध पंजाब की मिक्सिंग है। ठीक है। अच्छा, मतलब कि इस अभी तक हम यूँ देखें कि जो ये वाइट फ्लाई है
या गुलाबी सूंडी है, इसका एज सच वहाँ पे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा? नहीं, वहाँ मौसम का बड़ा फ़र्क है, ज़मीनों का फ़र्क है, फर्टाइल ज़मीनें हैं सारी, और वहाँ बीमारी कम ही आती है, वहाँ दवाई के स्प्रे भी नहीं होते, वहाँ खाद भी कम लगती है, तो कुदरती वो मौसम ऐसा मिल जाता है और कॉटन को उधर, और ज़मीनें ऐसी हैं कि वहाँ कॉटन बिल्कुल बेहतरीन होती है, 40-40 मन एकड़ आ जाता है उधर। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपना भी कोई बीज काश्त किया वहाँ, उसकी क्या प्रोग्रेस है? सर मैंने बीज अपनी फैक्ट्री में वैसे निकाला था, और जो है ना होलसम सीड के नाम से मैं रजिस्टर हुआ हूँ इस साल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सीड बनाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक का ही सिर्फ काम करूँगा, होलसम का मतलब ही है ऑर्गेनिक एंड हेल्दी सीड। ओके, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दे देनी है मुझे। क्या पाकिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन की इतनी बड़ी मार्केट है? क्या दुनिया हमसे ऑर्गेनिक कॉटन खरीदेगी? कुछ क्या इसके ऊपर आपका? ऑर्गेनिक कॉटन पाकिस्तान में मार्केट बनने वाली है, और नाम आने शुरू हो गए हैं दुनिया में, और दुनिया जो है ना हमसे उसका धागा, कपड़ा और गारमेंट खरीदेगी। रुई तो हम बेचने वाले बने नहीं, रुई के तो इम्पोर्टर हम हो गए हैं उल्टे। तो हमारे यहाँ इतनी तो खपत है, हमारी 1.5 करोड़ की खपत है, और हमें 55 लाख बेल पैदा की है, तो हम तो उल्टा मंगा रहे हैं बाहर से। तो ये साल भी मैं समझता हूँ मौसम अगर साजगार रहा, अच्छा मौसम रहा, तो मौसम फेवरेबल होने की वजह से हमें कॉटन जो है वो हो सकती है कि करोड़ बेल हो जाए। अगर बरसातें हो गई और मौसम ख़राब हुआ तो फिर वही हाल होगा हमारा। चलें, अच्छा सतार भाई, एक बड़ी बात बताएं कि जो हमारी ऑर्गेनिक कॉटन है, क्या ये वाकई ही ऑर्गेनिक है? क्योंकि अभी इंडियन बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया था ऑर्गेनिक कॉटन का, गालिबन 44 लाख बेल का स्कैंडल था, जो कि ऑर्गेनिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनिक करके बेची थी। तो क्या हम खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में किसी ऐसे स्कैंडल के अंदर तो नहीं आ जाएंगे? आगे हमारे बड़े दिगरगू हालात हैं। देखें, इस वक्त जो कॉटन आ रही है बलूचिस्तान में जो कॉटन आ रही है उसमें भी केमिकल के ज़रे बहुत थोड़े हैं, वहाँ की ज़मीन के हिसाब से केमिकल का यूज़ बहुत थोड़ा है, तो वो भी आप समझें कि अगर बीटी ना उगाएं तो वो भी ऑर्गेनिक ही है। लेकिन क्या है कि अगर आप मिक्स नहीं करते और सही करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, और नंबर 1 रहेगी ये पाकिस्तान की ऑर्गेनिक। दुनिया का ब्रांड जो है वो पाकिस्तानी ऑर्गेनिक से कॉटन गारमेंट मांगता है और कपड़ा मांगता है। इंशाल्लाह अगले सालों में ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम हो रहा है ऑर्गेनिक पे, ये बिल्कुल प्योरिटी के साथ होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने भी अमले के आदमी रख रहे हैं, WWF भी है, कॉटन कनेक्ट भी है उसमें, और तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो है ना प्योरिटी आ जाएगी। चलो, इस सिलसिले में एक आखिरी सवाल कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? वहाँ पे गवर्नमेंट हमने तो सुना है बहुत करप्ट है और बड़े मामलात हैं वहाँ पे। जो मैंने देखा है कि ज़राअत में जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी एग्रेसिव है और बड़ा साथ दे रहे हैं वो लोग, और महकमा ज़राअत के ऑफिसर बड़ा साथ दे रहे हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ सिंध और पंजाब को देख के कि वो इतना हमें सपोर्ट देते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। महकमा ज़राअत बलूचिस्तान बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, और जब ये प्रोग्राम आप लोग देखेंगे तो आपकी फ़ीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये प्रोग्राम एक खालिस पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त बलूचिस्तान का है कॉटन के अंदर। इस वक्त जो पूरे मारूजी हालात हैं, इंटरनेशनल इस वक्त जो रिडक्शंस हैं, और माशाल्लाह काम भी अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और लोगों में अवेकनिंग बहुत ज़्यादा है, और कॉटन जहाँ भी जाती है हमेशा खुशहाली लेके आती है, और जहाँ से कॉटन गायब हो जाती है वहाँ पे बहुत कुछ बुरा होता है। यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।